मित्रों नमस्कार, गोयल साहब नमस्कार। एक बार फिर हम दोनों आपके सामने आज संडे रविवार को एक नए पॉडकास्ट के साथ, और आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही सामयिक है। दैट इज वेरी मच रेलिवेंट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शन। जी हाँ, आज जो हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ही यही है कि राजनीति में कितनी नीति बची है। राजनीति में कितनी नीति बची है। तो मैं अपने भ्राता श्री रवि गोयल साहब से निवेदन करूंगा कि वे इस पर प्रकाश डालें। राजनीति में कितनी नीति बची है जी, इस चीज को बातचीत करने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। उन्हीं के ऊपर में हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप बात करते हो कि राजनीति एक ऐसा विषय है जो कि आदिकाल से चला आ रहा है। जी, हर युग के अंदर राजनीति रही है। चाणक्य की भी राजनीति थी, बिल्कुल थी। एक आज का युग है। जैसे जैसे ये चीज़ तो हमें माननी ही पड़ेगी कि जैसे जैसे युग बदला है और बदलते युग के साथ धर्म के धरती से धर्म कम हुआ है लोगों के बीच में और अधर्म बढ़ा है। उसी परसेंटेज में हर चीज़ के अंदर बदलाव आया है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हर चीज़ का स्तर नीचे गिरा है। जब हर चीज़ का इंसानियत का स्तर गिरा है तो ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि राजनीति का स्तर भी वक्त के साथ बहुत गिरा है। आप कुछ उदाहरण की बात करना चाह रहे थे तो मैं चाहूंगा कि हम उदाहरण पेश करें ताकि लोगों को भी समझने में आसानी रहे और मुझे भी। मैं तो सबसे जो बड़ा राजनीति में गिरावट देखता हूँ कि राजनीतिक दलों का एक दूसरे के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा गंदे शब्दों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप करना। आज राजनीति के अंदर जो शब्दों की मर्यादा बिल्कुल खत्म हुई है वो सबसे ज़्यादा चिंतनीय विषय है। कोई उदाहरण देके बताइए, अब अच्छा रहेगा। उदाहरण देके तो क्या होता है, उदाहरण के अंदर हमें पॉलिटिकल पार्टी की बात करनी पड़ेगी। इस विषय पे उदाहरण देके क्या होगा, मैं कह दूंगा कांग्रेस वालों ने भाजपा को ऐसा कहा तो आप कहोगे भाजपा वालों ने कांग्रेस को ऐसा कहा। नहीं, वो तो दोनों ही तरफ से भाषा का स्तर बहुत ज्यादा गिरा है। दोनों ही तरफ से भाषा का स्तर, बहुत आप गिरा इस है। चीज को स्वीकार कर रहे हैं, दोनों तरफ से भाषा का स्तर बहुत ज्यादा गिरा है। नहीं, आपका जो ये शब्द है कि आप स्वीकार कर रहे हैं जी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। इस शब्द के मायने थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप मेरे ऊपर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं नहीं, कह करके। मैं तो कह रहा हूं निष्पक्ष रूप से कह रहे हैं तो फिर कि दोनों तरफ से गिरा है राजनीति। स्वीकार तो मैं बात खुद ही कह रहा हूं जी। उसमें कोई स्वीकार या स्वीकार का तो मतलब ही नहीं है। आपने बात कही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। जी जी, ये तो मेरे खुद के शब्द हैं कि राजनीतिक पार्टियों का, मैं किसी भी हम पॉडकास्ट के अंदर राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, वो फिर हमारे विषय को पक्षपातपूर्ण बना देती है। नहीं, खुल के विचार विमर्श। तो सभी राजनीतिक पार्टियों का जो भाषा का स्तर है राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा गिरा है, ये मैं मानता हूँ। अब कुछ आप कहें। देखिए, जहां तक राजनीति का प्रश्न है, आपने स्वयं चाणक्य का नाम भी लिया था जी। जो राजनीति की परिभाषा दी जाती है, समाज के स्वस्थ संचालन की प्रक्रिया को राजनीति कहा जाता है। समाज, देश एक समाज हो गया, 140 करोड़ का हमारा समाज है, देश है। देश एक समाज है। उसका किस तरह से स्वस्थ संचालन हो, यही राजनीति। संचालन मीन्स स्वस्थता के, हेल्दी प्रोग्रेस हो, उसी को हम राजनीति कहते हैं। राजनीति आपने बिल्कुल सही कहा, चाणक्य के समय में, चाणक्य से बड़ा कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमेट, चाणक्य से बड़ा अर्थशास्त्र और राजनीतिकार का जानकार कोई नहीं हो सकता। अब यदि हम अपनी वार्ता को आजादी के
बाद के वर्षों तक सीमित रखें जी हाँ, तो मैं समझता हूं कि ये जो हमारा विचार विमर्श होगा जी ये ज्यादा सार्थक हो सकता सार्थक हो सकता है। बिल्कुल, ये आपने बात बड़ी सही कही है जी। कि हम इसकी शुरुआत जो है हमारे देश है। आजादी के आजादी बाद से ले लेते चाणक्य का बहुत चलिए वो पहला छोड़ काल दीजिए था, वो। ऐतिहासिक काल में ना ऐतिहासिक काल में आए। नहीं लेकिन जाते फिर भी ऐसे व्यक्तियों के मार्गदर्शन आज अगर हम समय समय पर जो हम बात करें जी। वो आजादी के बाद के हमारे भारत के नए युग की राजनीति की बात करें। जी। जी, अब मैं सहमत हूं यदि आपके साथ। चुनावों की बात की जाए तो देश में सबसे पहले आम चुनाव 1951 या 52 में हुए थे। 51 में भी हुए थे, 52 में भी हुए थे। अच्छा। क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है कि 51-52 प्रथम चुनाव के बाद ये सबसे लंबा चुनाव है। अच्छा 4 जून को वोटों की गिनती होगी, 1 जून तक चलेगा ये। जी तो कहा जाता है कि इससे कोई 50-51 में पहला चुनाव था। शायद मैं समझता हूं उस समय जनसंख्या 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, मैं आपसे जी कह रहा हूं। जी जी लेकिन आज 3 गुना हो गई। तो उस समय भी चुनाव काफी लंबा चला था। अच्छा लेकिन 1971 से, जी चूंकि मैं उस समय 12 वर्ष का था, 12 वर्ष का नहीं, 11.5 वर्ष का था, जी वो मुझे चुनाव बहुत अच्छी तरह याद है। जी जब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हुआ करता था, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था बछड़ा, मां गाय का दूध पी रहा है। अच्छा, ये मुझे भी मालूम नहीं है। ये ये आज मेरे लिए था। नई राजनीति जी नया बिल्कुल। ज्ञान है 1971 में इतना मेरी मेमोरी है क्योंकि कि मेरा बर्थ 66 बछड़ा का है। गाय को दूध पिलाता हुआ दिखाया जाता था। मैंने तो जब से होश संभाला है। मैं जो थोड़ी बात पूरी कर लूं। ओके और उस समय भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी, जनसंघ हुआ करता था। वो भी कोई खास एक्टिव नहीं था मेरे हिसाब से। एक्टिव तो था, पहले चुनाव से चुनाव लड़े गए हैं, ऐसी बात नहीं, एक्टिव नहीं था, काफी एक्टिव था। तो उस समय उसका जो चुनाव चिन्ह हुआ करता था दीपक, जी और जो नारा हुआ करता था हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। ये 1971 का आप निकलवा के देख लीजिए। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। जी लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसने जनसंघ को यह मौका ही नहीं दिया कि वो उस दीप को जलाते हुए हर हाथ को काम और हर खेत को पानी दे सके। जी उसके बाद कई और आम चुनाव हुए हैं। जी बात में 1977 पे लाना चाहूंगा। जी 1977 का जो चुनाव था, जी मैं समझता हूं वो एक निर्णायक चुनाव था। जी 25 जून 1975 को मध्य रात्रि को आजादी मिली थी, और यह संयोग था कि मध्य रात्रि को इंदिरा जी ने आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा की थी। 1975 में 25 जून 25 मैं आई एम डेड श्योर, ये मेरी मेमोरी में, क्योंकि मैं उस समय संघ का कार्य करता था जी और मैं उस समय 16 वर्ष का भी नहीं था। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि इमरजेंसी लग गई है, लेकिन निर्भीक था, मुझे कोई मतलब डर नहीं लगता था क्या होगा। ये एक गॉड गिफ्ट शुरू से था। जब इमरजेंसी लगी, सभी विपक्षी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले नाम लूंगा जयप्रकाश जी का, जी मोरार जी का, अटल जी का, आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जी का, ये सब लोग जेल के अंदर थे। जी और जयप्रकाश नारायण जी का तो स्वास्थ्य भी काफी गिरा था। जी फिर ना जाने इंदिरा जी को ऐसी क्या सूझी, उन्होंने लगभग फरवरी 1977 में आपातकाल को समाप्त करते हुए आम चुनाव की घोषणा की। और जहां तक मेरी मेमोरी में है, वो शायद मार्च तक चुनाव हो गए थे। जी हाँ, सबसे पहली रैली रामलीला मैदान में हुई थी दिल्ली के। ये मैं पूरा संस्मरण आपको सुनाना चाह रहा हूं, जी आगे चल जाए ये बहुत सार्थक होगा। उस समय रेडियो हुआ करता था जी और मुझे उत्सुकता रहती थी। तो ये जो इमरजेंसी लगी थी, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, चूंकि एक हुआ करते थे राजनारायण जी, जी नाम आपने सुना होगा, नाम सुना है। उन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था जी और कोर्ट में मैटर गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। गया था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शायद उस चुनाव को अवैध इनवैलिड अवैध कर घोषित दिया। किया था। इंदिरा जी ने इमरजेंसी इसीलिए इमरजेंसी लगा दी थी क्योंकि लगा उसमें इंदिरा की जो जी, सिलेक्शन हुई थी जी। उसको उन्होंने अयोग्य कर दिया था। अब उस समय में ये मैं बात कर रहा हूं, लगभग शाम को 4 बजे जब रामलीला मैदान में रैली शुरू हुई थी, जब राजनारायण जी खड़े हुए थे उठने के लिए, तो उनका पहला सेंटेंस था
भाग गई है औरत, भगा देना चाहिए था, बहुत अच्छा किया। आप ये निकलवा के देख लीजिए बिल्कुल। जो मैं स्मृति में होगा वही करूंगा। केवल एक वाक्य मैं कहना ये चाह रहा हूं, पूरे 70 के चुनाव में जो निर्णायक थे, क्या वापिस इंदिरा जी आएंगी या विपक्ष आएगा? आपको ही मालूम है उस समय जनता पार्टी बनी थी जी। 1977 मार्च में चुनाव हुए थे, और मैं समझता हूं 79 में चौधरी चरण सिंह जी की कुर्सी के प्रति भूख जागी थी, और तब हुआ यह था, सरकार अस्थिर हो गई थी, मोरारजी अपने सिद्धांतों के पक्के थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। अच्छा। तो उस पूरे चुनाव में जो बहुत निर्णायक थे लोकतंत्र की रक्षा के लिए, मैंने एक कटु वाक्य सुना था राजनारायण जी के मुंह से, अति उत्साह में, भगा दिया उस औरत को, भगा देना चाहिए था। तो मुझे लगा ये राजनारायण जी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जी। चलिए कालांतर में और चुनाव आए, फिर 1980 में चुनाव आए थे, क्योंकि मैंने आपसे बताया चौधरी चरण सिंह जी की जब भूख जागी थी 1980 में चुनाव हुए, तो मुझे अच्छी तरह याद है। एक स्तर हुआ करता था हर राजनेता के बोलने का। मैंने ये पूरा संस्मरण सुनाया, इसलिए सुनाया कि 1970 में पूरा विपक्ष एक हो गया था, इंदिरा जी एक तरफ थी, कटुता से भरा चुनाव था, लेकिन एक सेंटेंस के अलावा मैंने कहीं कटुता नहीं देखी थी। जयप्रकाश नारायण जी ने भी सभाएं की थी, मोरारजी ने की थी, अटल जी ने बहुत की थी, अडवाणी जी ने बहुत की थी, कहीं कटुता नहीं था। समय के कालांतर में क्या आपको राजनीति में कहीं नीति दिखाई देती है? मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आपको दिखाइएगा। सबसे दुखद उदाहरण जो हृदय को पीड़ा देता है, 3 शहरों में 3 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट्स पे जो डकैती डाली गई है, उससे बड़ी राजनीतिहीनता, इसका नाम दे देना चाहिए राजनीतिहीनता, राजनीति नहीं है, राजनीतिहीनता नाम कर देना चाहिए। सबसे पहले सूरत में उन जनाब का चलिए नॉमिनेशन इनवैलिड हो गया, कुछ नहीं कहूंगा। इंदौर में देखिए प्रत्याशी नॉमिनेशन करने गया कांग्रेस के टिकट पे, और दूसरे दिन विड्रॉ करने गया बीजेपी के कारवां के साथ। ठीक है, अभी मैं कल सुन रहा था उड़ीसा से, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर ही है ना, भुवनेश्वर से माननीय संबित पात्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब महिला को आर्थिक संकट इतनी जल्दी दिखाई दिया कि मेरे को कोई सहायता नहीं मिल रही, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैंने टिकट वापस कर दिया। ये जो दिशाहीन राजनीति की पराकाष्ठा है, ये आने वाले समय में बहुत पीड़ाजनक होगी। किस तरह का हम एक चित्रण इस देश की युवा पीढ़ी और बच्चों के सामने पेश कर रहे हैं, शायद वो पीढ़ी हमें विशेषकर वोटर्स को जरूर कोसेगी कि आपने क्या सोचकर ऐसी सरकार का निर्माण किया था जिसने लोकतंत्र का पूरा चीरहरण कर लिया कैंडिडेट्स को किडनैप करके। जी। इसको राजनीति नहीं, राजनीतिहीनता कहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप गोयल साहब? जी, हम जब भी पॉडकास्ट पे बैठते हैं, मेरे मन में केवल हर वक्त एक ही चिंता होती है कि मैं कोई भी पॉडकास्ट जो भी करना चाहता हूं आपके साथ, वो एक निष्पक्ष रवैये से करना चाहता हूं, लेकिन अक्सर आप इसके अंदर पक्षपातपूर्ण। बस मैं 2 मिनट लूंगा, फिर आपको मैं बोलूंगा सर निष्पक्षता नहीं होती, तो मैंने कहा इंदिरा जी ने आपातकाल लगा दिया था। अब ऐसे ना, ऐसा बोलिए, चलिए आप हमेशा ही उसके अंदर एक पक्षपातपूर्ण ले आते हैं। जो भी पक्षपातपूर्ण आप उस पर व्यवहार लाते हैं, आपका एक ही लक्ष्य होता है भारतीय जनता पार्टी को कोसना। कहाँ कोसा मैंने? मुझे बोलने दीजिए, मैं गलत। अच्छा बोलिए। मैं इस बात को, आपकी इस बात से वो कोई फर्क, मैं मतलब उसमें आपको मैं कोई गलत नहीं कहता, क्योंकि राजनीति के अंदर किसी पार्टी को ठीक समझना और किसी को गलत समझना एक वोटर के रूप में हम सबका अधिकार है। इस देश के अंदर हम जैसे कि परसेंटेज देखते हैं, मान लीजिए आज 40, 35, 40, 50 जो भी परसेंटेज होती है, कहीं वो भाजपा की है,
कहीं कांग्रेस की है या कहीं और दलों की भी है, तो वो सब किस चीज का परसेंटेज? वोटर परसेंटेज। अजी और तो कोई वजह ही नहीं है। नहीं, आप चलिए चलिए, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तो आपका एंटी भाजपा होना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, एक नॉर्मल बात है। लेकिन जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर बात निष्पक्षता वाली होनी चाहिए। अब आपने जो बात करी ये 3 सीटों की, आपने इसको इस तरीके से पेश किया, डकैती मार दी। मेरे को तो इसमें आपकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। अभी जो आपने वो पुणे वाला एग्जाम्पल, सॉरी भुवनेश्वर वाला एग्जाम्पल लिया, वो महिला कैंडिडेट कल खुद टीवी पर आई हैं और उनका किसी के ऊपर आरोप नहीं है, उनका केवल और केवल अपनी ही पार्टी पे आरोप है जी, कांग्रेस के ऊपर में, कि क्योंकि आप मुझे फंड नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। और कांग्रेस का भी उसके ऊपर पूर्णतः एक अटैक था कि ये कैंडिडेट तो हमारी गलती थी, हमने इसे रिप्लेस करना ही करना था। अब इस कांग्रेस की इस इंटरनल समस्या जिसके अंदर कांग्रेस स्वयं पूरी तरह से कमजोर और दिशाहीन नजर आ रही है, उसको ऊपर आपका ये कहना कि ये डाका भाजपा ने डाला है, बहुत ही मतलब मैं इस चीज को, शब्दों को अपने मन से पूरी तरह नकारता हूं, बिल्कुल गलत बताऊंगा। पूरा का पूरा विषय पर्दे पर हमारे सामने है कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को फंड नहीं दिया, और जब उसने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगी, उस बात के ऊपर कांग्रेस को अपने कैंडिडेट की बैक पे आना चाहिए था। बैक पे ना करके उसने उल्टा उसके ऊपर में अटैक किया कि हम तो उसको बदलने ही वाले थे जी। तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता। अब आप आ जाते हैं, एक आपने एग्जाम्पल दिया कुछ इंदौर का, कि वो कैंडिडेट कांग्रेस की गाड़ी में गया और बीजेपी की गाड़ी में गया और बीजेपी गाड़ी से देने चला गया। उस कैंडिडेट के ऊपर उस शहर के कांग्रेस के जो भी उसका हेड था, वहां का प्रेसिडेंट था, वो अपनी फोन से अपने नेताओं को बुरी तरह से गालियां दे रहा है कि आपने पैसा खा करके इस कैंडिडेट को हमारे ऊपर रखा, हम कैंडिडेट था, मैं था कैंडिडेट, आपने मुझे टिकट नहीं दिया, वो तो आपने पैसा बोलेगा। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। मुझे समझ में नहीं आता कि जो भी आपने इशू बताए हैं इसके अंदर दूसरी विपक्षी पार्टी कहां आ गई। ये पूरे के पूरे विषय ये दिखाते हैं कि कांग्रेस एक पार्टी के रूप में कितनी ज्यादा कमजोर और दिशाविहीन हो चुकी है जी। एक पार्टी अगर आज दिशाविहीन है, पूर्णतः कमजोर है, तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेवार है। उसके लिए आप किसी, अगर मेरे घर में कोई कमजोरी हो, कमी हो, और मैं कहूं कि ये भसीन साहब ने कर दी है, वो तो कोई बात बनती नहीं, ऐसी लॉजिक नहीं बनेगा भाई साहब। जी जी। आपका जो विचार दिया मैं पूर्णतः उसको खंडित करता हूं। बिल्कुल आपका अधिकार है कि ये जो 2 तीसरा कुछ और दिया आपने सूरत का, उसके ऊपर भी कांग्रेस के कैंडिडेट के क्या हुआ मुझे नहीं पता, नॉमिनेशन उसका इनवैलिड हो गया था। अगर उसका नॉमिनेशन इनवैलिड हुआ है तो उसने नॉमिनेशन गलत भरा होगा, तो फिर वो तो फॉरेंसिक साइंस में क्यों नहीं किया? आज सुबह आप मुझसे पूछ रहे थे CFSL, वो इसलिए बनी हुई है। एक मिनट जी, जो भी है वो जो नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है उसका जी, वो ब्यूरोक्रेसी का काम है, ब्यूरोक्रेसी या एजेंसी के काम है। उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप स्वयं बता रहे हैं उसमें भी कहीं किसी भाजपा का रोल नहीं है। वो उसने उसकी अपनी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से उसका कैंसिल हुआ है। तो इस तरीके से यह जो पक्षपातपूर्ण रवैये से तो जी जी, हाल नहीं निकलेगा। कौन पक्षपात कर रहा है? मतलब मेरी तरफ से ये आपने पक्षपात किया ना कि आपने जो कांग्रेस खुद अपनी जमीन खो रही है, खुद कमजोर हो रही है, दिशा विहीन हो रही है, नेता विहीन हो रही है जी, अपने नेताओं को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रही है जी, ये तो कांग्रेस के अंदर लगातार चले जा रहा है जी। अभी 4 दिन पहले ही, पिछले हफ्ते कांग्रेस के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने रिजाइन किया जी। फिर लवली सिंह आनंद में नाम बता और तुरंत बीजेपी में चले गए। तुरंत नहीं गया, यहीं पर आप 4 दिन बाद गए ना, 1 हफ्ते बाद। चलो 1 हफ्ते जब उसने आप बीजेपी ज्वाइन करी, आप रिकॉर्ड निकालिए, 4 दिन से ज्यादा उसका एक ही बयान था
कि मैं 4 दिन मान लेता हूं हाँ। कि मैं 4 दिन से रिजाइन करके बैठा हूं, कोई नेता मुझसे बात करने नहीं आ रहा है कि मेरे से पूछ ये भी रहा है। कांग्रेस की डिग्निटी है, आत्मसम्मान। भाई साहब एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर जी दूं, जी। आप कांग्रेस के सिपाही हो सकते हैं पर मैं भाजपा के सिपाही नहीं हूं। सिपाही मैं भी नहीं हूं। नहीं, लेकिन आप सत्य अगर सत्य को अगर protect आप कांग्रेस के सिपाही नहीं है, जी। अब आपने ये शब्द इस्तेमाल किया कि ये आपने कांग्रेस की कहा डिग्निटी है। कि वो 4 दिन से बैठा हुआ था, कांग्रेस उसे मनाने हैं। मैंने नहीं कहा। आप अभी आपने बोला ना मैंने नहीं कहा कि वो लवली सिंह आनंद कह रहा लवली था, सिंह आनंद, तो आपने उसको कोट किया, मींस आप उसकी बात से सहमत हैं? मेरे सहमत होने को छोड़ दीजिए। हाँ, आप सहमत हो की लवली बात सिंह नहीं, ने इतना मुझे बता दीजिए। लवली सिंह ने ये कोट किया कि मैं 4 दिन से हाँ हाँ बैठा हूं, बिल्कुल मेरे से मेरी पार्टी कोई बात करने को तैयार नहीं क्या है। आपके हिसाब से जाना चाहिए था कांग्रेस को बात करने? आप इस मुझे बात- उससे कोई लेना देना नहीं चलिए। है। मैं यहाँ पर कांग्रेस को, ना मैं यहाँ पर भाजपा को डिफेंड करने के लिए बैठा हूँ, जी। ना मैं कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के लिए बैठा बिल्कुल ठीक है। हूं। आपने कहा कि ये कांग्रेस की डिग्निटी है, इतना बड़ा शब्द, तो मेरा ख्याल है शायद कांग्रेस का प्रधान राहुल गांधी या खड़गे में ना बोले कांग्रेस के बारे में जितनी पक्षपात कांग्रेस का आप कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा जरा अफजाई के लिए वो हैं, शुक्रिया मेरे आप भाई। कांग्रेस के इस नाचीज को आपने कांग्रेस अध्यक्ष के बराबर लाके कांग्रेस खड़ा के कर दिया। अध्यक्ष से भी ज्यादा बड़े कांग्रेस के चिंतक हैं। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो अगर किसी तरीके से आप राहुल जी या खड़गे जी तक पहुंचा सके तो कांग्रेस का अगला अध्यक्ष केवल और केवल आपको होना चाहिए। नमस्कार, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं ऐसे है। नहीं। एक राजनीतिक विश्लेषण, ऐसे नहीं। आपकी बात पूरी हो जाए तो जरा विराम लगा दीजिए, ये विश्लेषण नहीं था। तो ये विश्लेषण ना नहीं चीज था। को बोलने का कोई मौका ही नहीं देंगे। आप तो मेरा भी अपहरण कर रहे हैं, मेरी वाणी का भी अपहरण कर रहे हैं। आधा घंटा हो गया आप बोलते जा रहे हो। जरा मुझे भी क्योंकि आपने विषय ही ऐसा कर दिया। अब जरा उसके ऊपर आपने कह थोड़ा दिया डिग्निटी, दो तो मुझे ये पाँच भी कहना 10 मिनट पड़ा का समय कि उत्तर देने के लिए काश दीजिए। ये वीडियो कांग्रेस के टॉप पहुंचे, उनको पता लगे कांग्रेस को कि देश के अंदर, विश्व के अंदर एक ऐसी भी शख्सियत है जिसके अंदर कांग्रेस के प्रति इतनी पॉजिटिव सोच है। इतनी पॉजिटिव सोच तो मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी में भी नहीं देख रहा। ये मेरा अपना। और कुछ कहना चाहेंगे? बस अब मैं कह लूं। अब आगे चलिए। सबसे पहले मैं जो इन्होंने बात की है वो दर्शक स्वयं इस बात को खंडन करेंगे। इन्होंने मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता कहा, एडवोकेट कहा, अटॉर्नी जनरल का सब कुछ कह दिया। सबसे पहले मेरा वाक्य यही होगा, गोयल जी, गोयल साहब, भाई साहब, यदि कांग्रेस का पतन नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का सिंहासन कहां मिलता? इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं पतन हुआ और उसका लाभ यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को सिंहासन मिल गया। कहते मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। दूसरा, इन्होंने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है, आपने बिल्कुल कहा था, मैंने सिर्फ आपके शब्द एक मिनट, आरोप दिल अब ये बोलने दें। आप हमेशा पक्षपातपूर्ण रवैया रखते हैं, आप हमेशा बीजेपी के दुश्मन बन के बात करते हैं। अब यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, मैंने 75 का उदाहरण लिया था। इंदिरा जी बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी, ये मैंने कहा था, कांग्रेस का समर्थन किया था। फिर मैंने ये भी कहा था 1977 में जब इमरजेंसी हटी थी, आम चुनाव हुए थे, भारतीय प्रचंड बहुमत से जनता पार्टी आई थी। क्या मैंने ये कांग्रेस को समर्थन किया था? क्या आपने ये बात कही कि लवली, मैंने नहीं सुना, लेकिन आप कह रहे, मैं बिल्कुल सहमत हूं। लवली आनंद कह रहे थे कि मैं 4 दिन से बैठा हुआ हूं, मनाने नहीं आए। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता लवली आनंद जी के पास, वो धरने पर तो नहीं थे, मौसमी के जूस का गिलास लेके पहुंच जाता तो वो कहते जी मैं तो कांग्रेसी हूं। कोई नहीं पहुंचा गिलास लेके, हालांकि उन्होंने कोई अनशन नहीं किया। तो अब उनके लिए बीजेपी के दरवाजे खुल गए। ये किस तरह की सत्ता लोलुप राजनीति है? विचार करना होगा इस देश की युवा पीढ़ी को। हम कितने अवसरवादी हैं, हम कितने लालची हैं। थोड़े समय के लिए सत्ता होती है। मैं कहता हूं ये जिंदगी कितने समय के लिए। क्या आप मेरी गारंटी ले सकते हैं गोयल साहब कि मैं आने वाले 1 वर्ष जीवित रहूंगा? क्या आप गारंटी ले सकते हैं? बहुत छोटी जिंदगी है। उस जिंदगी में हम राजनीति करें, राजनीतिहीनता ना करें। देखिए,
अब इन्होंने जो बात कही थी, मेरी बात को काटा था। तीनों कांग्रेस के कैंडिडेट, मैं गोयल साहब आप जवाब मत दीजिए, बाद में दीजिए, क्या इससे पहले 1951-52 से लेके आज दिन तक कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जब किसी कैंडिडेट ने बीजेपी से पर्चा भरा और कांग्रेस की गाड़ी में वो वापस आ गया? ये इस तरह के उदाहरण सामने आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की कोई मर्यादा होती है या नहीं होती है? परसों में वर्बेटम उनका सेंटेंस किसी चुनावी रैली में बोल रहे थे, मैंने कहा था इसकी मां भाग जाएगी, इसकी मां भाग के राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य बन के आ गई और इसमें भी अमेठी से चुनाव लड़ने का कोई दम नहीं बचा, रायबरेली पहुंच गया। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, जो मोदी कहता है वो सत्य होता है। मेरा ख्याल ब्रह्मा जी भी यदि कोई चुनाव सभा करेंगे, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश के चुनाव होंगे, इतना अभिमान उनमें भी नहीं होगा। किस अभिमानी और गिरी हुई भाषा का हम उपयोग कर रहे हैं? क्या ये पढ़े लिखे लोगों को सुशोभित करती है? क्या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस भाषा को स्वीकार करेगा जो सोनिया जी के लिए, प्रियंका जी के लिए, राहुल जी के लिए कहा गया? अब प्रियंका जी ने चुनाव नहीं लड़ा तो भी पेट में दर्द है, लड़ लेते तो कहते ये देखिए तीनों माँ बेटे आके संसद में बैठ गए हैं डाका डालने के लिए। किस तरह की हम शैली यूज कर रहे हैं? राजनीति को राजनीति रहने दीजिए, राजनीति विहीन मत बनाइए। जब मैंने शुरुआत यहां से करी 1975 में, जब इमरजेंसी लगी थी, संघ पर प्रतिबंध लगा था, तब मैं उस समय मुख्य शिक्षक का कार्य करता था। सारा जो ध्वज स्टैंड हमारे लिए, तो आज भी मेरे लिए भगवा ध्वज परम पवित्र है, क्योंकि गुरु जी ने, सॉरी माफी चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने जब समय आया था कि किसको ध्वज बनाया जाए, डॉक्टर साहब ने कहा था आदमी कभी भी पतित हो सकता है। और ये सामने उदाहरण है, आदमी 10 सालों में कितना पतित हो जाता है, उसकी भाषा कहां पहुंच जाती है, उसकी सोच कहां पहुंच जाती है। मैं हृदय से नमन करता हूं डॉक्टर हेडगेवार साहब को, वो ध्वज मेरे हाई रहता था। इसलिए कि आप बायस होने का मुझ पर आरोप ना लगाएं। एक राजनीति का एनालिसिस मैंने किया है कि आज की राजनीति में नीति शब्द हटा दीजिए, राजनीति विहीन कर दीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैंडिडेट्स का अपहरण हुआ है, 3 उदाहरण है, सूरत का है, इंदौर का है और भुवनेश्वर का है। या तो आप मुझे एक भी उदाहरण पहले का बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा, मैं सरेंडर कर दूंगा आपके साथ। क्या इससे पहले ऐसा कभी हुआ? जब कांग्रेस सत्ता में थी क्या ऐसा होता था? एक मर्यादित अपना भाषण दिया जाता था। हर प्रधानमंत्री मनमोहन जी से ज्यादा मर्यादा तो और किसमें होगी, क्योंकि वो ज्ञान की मूर्ति थे। हमारे देश का यह परम दुर्भाग्य है, जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है हमको स्वीकार नहीं होता है। आरबीआई के एक्स गवर्नर, दिल्ली कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज ऑलमोस्ट एट पार्ट टू लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां के प्रोफेसर थे। यस, कभी सी कोई, मैं आपसे कह रहा हूं वो अच्छे ओरेटर नहीं थे। यदि वो अच्छे ओरेटर होते तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, गोयल साहब आपको और पॉडकास्ट सुनने वालों को, यदि वो एक अच्छे ओरेटर होते, उनके अर्थशास्त्र के ज्ञान के आधार पे जो उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी, जिस 90s में इकोनॉमिक क्राइसिस से उन्होंने देश को निकाला था, वो यूएन के जनरल सेक्रेटरी जरूर बने होते। एक कमी ओरेशन की उनमें जो रह गई, लेकिन वो मैं कभी नहीं मानता हूं। आप ओरेटर बहुत अच्छे हैं, आप बढ़ चढ़ के गालियां देते हैं, कोसते, हर एक राजनीतिक दल को कोसते, लेकिन आपके अंदर ज्ञान कितना है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा होता है। ज्ञान चाहिए, यदि ज्ञानी और वक्ता हो, इससे बढ़िया तो संयोग हो नहीं सकता। और यदि वक्ता और ज्ञानी दोनों में से एक का चुनाव करना हो, आप दोनों में से किसका करेंगे? मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल, आपसे मैंने प्रश्न किया, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, ज्ञानी या वक्ता? मैं आपको हमेशा कहता हूं, हम जो पॉडकास्ट करते हैं, मैं यहाँ किसी प्रश्न का जवाब देने के लिए नहीं बैठा होता हूँ। पॉडकास्ट का मतलब ये होता है विचारों का आदान प्रदान, सिर्फ विचारों का आदान प्रदान होता है। ये कोई अब मैं अपनी इसमें 2-3 बातें सब कहूँगा। आपने जो भी कहा कांग्रेस के प्रति, वो आपका सोच है, मैं आपकी सोच का सम्मान करता हूँ जी।
क्योंकि मैं भाजपा का प्रवक्ता या भाजपा का कोई सिपाही नहीं हूं, जी इसलिए कहने को तो जो कुछ आपने कहा उसके आपके एक एक जवाब के ऊपर मैं 10-10 बातें बोल सकता हूं। दीजिए, एक मिनट बोलना पड़ेगा अब आपको। मुझे बोलने दीजिए। हाँ। ऐसे नहीं ना, मैं अपने हिसाब से बोल रहा जी। हूं ना। लेकिन क्योंकि उसके अंदर हमारा तालमेल नहीं बैठता। आप हैं कांग्रेस के सबसे सच्चे प्रवक्ता, लेकिन मैंने अपने आप को किसी टीवी चैनल पे नहीं देखा प्रवक्ता के संबंध में। मुझे नहीं बोलने देंगे। जी बोलिए बोलिए, मैं भाजपा का, मैं यहाँ डिक्लेयर करता अनार्स हूं मत बोलिए, बोलिए जरूर। कि मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि भगवान करे काश ये पॉडकास्ट कांग्रेस के नेताओं तक पहुंचे और उन्हें पता लगे कि डॉक्टर सीपी भसीन एक हाईली एजुकेटेड व्यक्ति, उनके कितने ज़्यादा उनकी नीतियों से या उनकी वर्किंग या उनकी कितनी इज्जत करते हैं। अभी इन्होंने कहा मैं ताकि- भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ताकि- इनसे बढ़िया कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हो सकता चलिए। जो मेरे मुंह में एक लॉलीपॉप डालने का काम कर रहा है कि ये मैं वीडियो यदि गांधी परिवार तक पहुंच जाए तो अगले अध्यक्ष आप बन अध्यक्ष जाए। आप। मैं इतना भी ये- बच्चा नहीं हूं कि आपके लॉलीपॉप से अपनी जबान बंद कर लूंगा। अब- ये जबान अंतिम श्वास के समय तक चलेगी। आपको जो है एक बात और आपने कही, मैं उसके एक विषय पर कहना चाहता हूं। आप अक्सर अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के ऊपर में कोई भी किसी तरह की बात आती है तो आपका एक पक्ष होता है कि ही इज हाईली एजुकेटेड, ही इज ए प्रोडक्ट ऑफ दैट टॉप यूनिवर्सिटी। माँ सरस्वती का सम्मान एक- करना मेरा एक- कर्तव्य बनता है। मुझे नहीं, आप लक्ष्मी का करेंगे, मैं सरस्वती आप का। मुझे बोलने नहीं दे रहे, फिर तो बोलिए ना। podcast बंद कर देते हैं। मतलब अनर्स मत बोलिए। मैं आपको नहीं, अनर्थ क्या है वो आप तय करेंगे ना। मैं आप क्या पता आपके बोल अनर्थ हो या मेरे बोल अनर्थ हो, वो तो जी हाँ। सुनने वाले को तय करने दीजिए। जी हाँ। मैं यहां पर एक बात अपने विचार से कहना चाहता हूं कि कोई भी बड़ी से बड़ी एजुकेशन भी किसी भी व्यक्ति को जरा सा भी अपराध करने का अधिकार नहीं देती है। किसी को भी नहीं देती, अनपढ़ हो या पढ़ा एक लिखा हो। मिनट, जी हाँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं जो कह रहा हूं जी इसलिए जो आपका एक हमेशा अगर हम किसी के गलत काम की के बात कर लें तो आप कहते वो बड़ा एजुकेटेड है। अभी ऐसे 2-3 बातें कही जी, मनमोहन सिंह जी कितने एजुकेटेड। तो मनमोहन सिंह जी अपराधी थे क्या? तो उनको मनमोहन सिंह जी ने अगर कुछ गलतियां की थी तभी तो कांग्रेस का पतन हुआ। अच्छा 2014 तक, बेशक 2014 से पहले इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां बहुत रही हैं, खाली कांग्रेस नहीं रही और भी रही हैं, जैसे जनता दल रहा आपने बताया। लेकिन 2014 तक जनता पार्टी जो भी रही, बहुत पार्टियां रही हैं, 14 तक बहुत पार्टियां थी। 2014 तक 1947 से लेकर 2014 तक इस देश के अंदर 80% मैं कह सकता हूं राजनीतिक ताकत केवल और केवल कांग्रेस के पास रही है। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता लेकिन 2014 तक काफी राजनीतिक पार्टियां थी। मैं भी वही कह रहा हूं ना आपसे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। 2014 तक भी देश में बहुत राजनीतिक पार्टियां थी जी। और 2014 तक इस देश के अंदर जो 80% ताकत रही है, मे भी 70%, मे भी 90%, मैंने अपने हिसाब से बोला कि जो राजनीतिक ताकत 80% रही है वो केवल कांग्रेस के पास रही है 14 तक। हर सत्ता दल के पास होती है। एक मिनट, जी 14 के बाद देश के अंदर अगर कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक पावर घट करके आज 80 से 20%, मतलब मैं अपने हिसाब से आइडिया से बोल रहा हूं कि ये तो सबको मालूम है कि कितनी ज्यादा कम होगी है कांग्रेस की राजनीतिक पावर। अगर 80% से 20% आई है तो इसके लिए मैं दोषी 4 से लेकर 14 तक जो सरकार रही है कांग्रेस की, जिसने 10 साल राज किया, मैं उसको ही मानता हूं कि उस सरकार ने राजनीतिक स्तर को, देश के स्तर को इतना गिराया कि उस पार्टी को देश की जनता ने 80 से 20 पे ला दिया। ये मेरे विचार हैं। और उस सरकार को अगर पीएम के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लीड किया था तो पूर्णतया दोष जो है इस सरकार के पतन का डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर ही आएगा। चलिए ठीक है। क्योंकि हमेशा सेनापति ही दोषी माना जाता है, भले उस सेनापति ने लड़ाई के अंदर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हो,
अगर कोई सेना लड़ाई हारेगी तो सेनापति दोषी माना जाएगा, अगर कोई सेना लड़ाई जीतेगी तो तगमा भी सेनापति को ही मिलता है जी, बस फौजी को नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। तो ये है कांग्रेस की कहानी। मैं कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। ये तो मैं ये कह सकते हो लगा दिया है कि जो कांग्रेस ने अपनी जमीन खोई है, मैं उस दौर का गवाह हूं। मैं भी, अगर आप मुझे ये वोटर पूछो तो मैं भी आज की तारीख में वोटर भाजपा का ही हूं, कांग्रेस का नहीं हूं। लेकिन ये एक अलग विषय है। मेरे कुछ कहने या आपके कहने न कहने से तय नहीं होता। राजनीति का जो स्तर है वो जनता तय करेगी जी। इलेक्शन का दौर चल रहा है। अगर मैं ये मान लूं कि जो देश को गिराया कांग्रेस की सरकार ने 4 से लेकर 14 तक, और उस सरकार को, देश को गिराया कांग्रेस ने, हाँ गिराया, मुझे पूरा करने दीजिए। तो उस सरकार को देश की जनता ने भाग का रास्ता दिखाया। जो उसके बाद सरकार आई जिसे कि मोदी जी ने लीड किया, आज उस साल सरकार के 10 साल पूरे हो गए जी, और इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड 4 जून को आने वाला है जी। तो अगर ये 10 साल के अंदर इस सरकार ने क्या देश को बढ़ाया है या देश को गिराया है, वो 4 जून को उसका रिजल्ट आ जाएगा। मुझे भी पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि इस 10 साल के अंदर इस देश को इस सरकार ने कितना गिराया है और कितना उठाया है। ये चीजें जनता भी तय करती है, जनता को तय करने दीजिए। हम और आपस में तय, मैं तो नहीं तय कर सकता, नहीं, मैं जनता के फैसले को मानूं। लेकिन आप दूसरे को बोलने का मौका तो दे सकते हैं। मैं आपको अभी कह देता हूं, या उसको भी किडनैप करेंगे। अगर आप 4 जून को इस देश की जनता ने भाजपा को 40-50 सीटों पर ला करके वो हशर किया जो 2014 के अंदर कांग्रेस का किया था, तो फिर मैं मान लूंगा कि ये जो सरकार आई 10 साल, मैं गलती पर था। मैं टीवी पे अनाउंस कर रहा हूं कि मैंने 10 साल में पॉडकास्ट पे अनाउंस करता हूं। ये टीवी कोई नहीं दिखाएगा। मैं बिल्कुल मान लेता हूं। हिम्मत नहीं होगी ये दिखाने की। गोयल साहब गलत फहमी में मत रहिए, कोई मीडिया हिम्मत नहीं करेगा, गोदी मीडिया इतनी कटुता से। चलिए अब मैं आता हूं। भाई साहब ने मनमोहन सिंह जी से बात शुरू की थी। मनमोहन सिंह जी क्या आरबीआई के गवर्नर थे या नहीं? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे या नहीं? ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पीएचडी की या नहीं थी? क्या वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर रहे थे या नहीं रहे थे? जब मैंने यह प्रश्न किया तब उन्होंने अपराधी से शुरुआत कर दी। मुझे लगा शायद उन्होंने भी कोई अपराध कर दिया। ईडीआई, उस बेचारे बुजुर्ग आदमी जिसने पूरी जिंदगी शिक्षा सरस्वती को समर्पित की है, मुझे लगा शायद आपके पास महामहिम का फोन आया होगा, ईडी शायद मनमोहन जी के घर जाएगी। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। जितना अभिमान इस समय गोयल साहब में और भारतीय जनता पार्टी में मुझे दिख रहा था, स्वाभाविक है। लेकिन फिर मैं मंच के साथ बात करूंगा। दिसंबर 1984 के जब चुनाव हुए थे, याद है आपको? इंदिरा जी की मृत्यु 31 अक्टूबर, मृत्यु नहीं शहादत 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। बीजेपी क्या जाने शहादत। राजीव गांधी जी की 1991 को शहादत हुई थी। बच्चों ने अपनी दादी को खोया, पिता को खोया, और ये हंसी के ठाके लगा रहे हैं। ये बीजेपी का मानसिक दिवालियापन है। ये मानसिक, इनकी गलती नहीं है, मानसिक दिवालियापन। ये भी याद दिला दूं आपको, 1984 में कांग्रेस की 414 सीट आई थी, ऐतिहासिक विजय थी। उन्होंने ऐसा कोई संविधान में संशोधन नहीं किया कि जिससे इस देश की जनता प्रभावित हो। राजीव जी ने कभी इस अभिमान में भाषण नहीं दिया, तू तड़ाक करके जो आज भाषण चल रहा है। यदि कांग्रेस 414 से 40 पर आ गई ना, तो बीजेपी भी फिर 400 से 14 पे सिमट जाएगी। लाइए, वही तो मैंने कहा, समय किसी का 4 जून को इसको लेके आइए ना। मुझे बोलने दीजिए। रही बात 2014 में हुआ क्या था, आपको मालूम है? इस देश की जनता बहुत गरीब है। यदि गरीब नहीं है तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है? हमारे देश की जनता शिक्षा बहुत कम है, निरक्षर भी है और अशिक्षित भी है। कुछ जो साक्षर हैं वो भी शिक्षित नहीं है। एक जुमला छोड़ा गया था, हर किसी को 15 लाख
इतना पैसा आएगा, हर किसी के अकाउंट में 15 लाख आएगा। मुझे लगता है गोयल साहब के अकाउंट में तो 15 करोड़ आया होगा, मेरे अकाउंट में तो 1.5 रुपया भी नहीं आया। मेरे अकाउंट में 15 करोड़ रुपया आया है। चलिए ठीक। मैं इस चीज को आज आपके पॉडकास्ट पर एग्री करता हूँ। मुझे देश के अंदर, मोदी राज के अंदर पिछले 10 साल के अंदर 15 करोड़ रुपए का बेनिफिट। अब आप सोच लीजिए, जो जुमला पूरे देश की गरीब जनता के लिए था, केवल बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं को दिया जा रहा है। 15 लाख का 1.5 करोड़, और जो जरा सत्यता से राजनीति का विश्लेषण करते हैं, उनकी जेब में 1.5 रुपया भी नहीं आया। यहां 15 करोड़ चला गया। ये पॉडकास्ट पे खुद स्वीकार कर लिया। बिल्कुल आया। इस प्रकार की राजनीतिहीनता, जहां 15 करोड़ बीजेपी के प्रवक्ताओं को, जो ड्राइंग रूम में प्रवक्ता हैं, उनको दिया जा रहा है, तो टीवी के प्रवक्ताओं को क्या दिया जा रहा होगा? मैं तो डर गया, घबरा गया। 15-15 हजार करोड़ के पैकेज, ये सही है, बिल्कुल सही है। चाहे मोदी जी दें या हमारे देश के उद्योगपति दें, एक बहुत बड़ा पैकेज इस समय जा रहा है और मीडिया को जा रहा है, और मीडिया बिल्कुल शांत होकर दिशाहीन बन के बैठा हुआ है। और जब मीडिया दिशाहीन हो जाता है, तब मैं हमेशा कहता हूं लोकतंत्र की हत्या होती है। जो हम वर्तमान परिस्थिति देख रही हैं, मैं समझता हूं 2008 या 9 में मनमोहन सिंह जी के मुंह से यह वाक्य गलती से निकल गया था कि इस देश के संपदा पे, प्रॉपर्टी पे पहला अधिकार मुसलमान भाइयों का है। हो गई होगी उनसे गलती। आज 2008 के बाद, 16 साल के बाद, यदि कांग्रेस ने यह कहा है कि हम एक्सरे करवाकर जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ न्याय करेंगे, तो मनमोहन जी के उस वाक्य को, जो बेचारे आज सही तरह से चल पा रहे हैं या नहीं, कहीं उनका कांग्रेस के घोषणा पत्र में कोई अंशदान नहीं है, उसको कोट कर करके झूठ का परिंदा पिसोरा है। आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा, आपका मंगलसूत्र बेच दिया जाएगा। एक प्रश्न आपका, एक मुझे जवाब दे दिया ईमानदारी से गोयल साहब जी, जो आपको मालूम नहीं होगा जी, पूछ लूं? पूछिए। हिम्मत करेंगे ईमानदारी से उत्तर देने की? नहीं, मेरे पे कहाँ हिम्मत, हम तो हिम्मत तो कांग्रेस में है, हम तो बहुत थोड़ा सीरियस ना हिम्मत लगा, थोड़ा सीरियस नहीं। आपने सवाल जो बात बार बार की जा रही है कि यदि कांग्रेस आ गया तो अल्पसंख्यक जो हैं, पिछड़े हैं, उनका हक मुसलमानों को चला जाएगा। क्या आपको मालूम है आज की तारीख में कुछ राज्यों में मुसलमानों को ओबीसी से रिजर्वेशन दिया जा रहा है? क्या ये चीज मालूम है या नहीं? हाँ या ना बोल दीजिए। नहीं, जवाब देता हूँ जी। कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ओबीसी में रिजर्वेशन है या नहीं? पहले मैं आपको अपने तरीके से जवाब नहीं, अपने तरीके से नहीं। मैं या तो आप कह दीजिए मुझे मालूम नहीं। गलत बात। मैं देखो, मैं आपसे बार बार कहता हूँ। चलिए, मैं इनसे पहले एक बात कह दूं, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने गुजरात में 24 साल नौकरी की है। 24 तो कोई कम तो नहीं कह गया, ज्यादा की होगी। गुजरात के मुसलमानों को ओबीसी का रिजर्वेशन मिला हुआ है, और दूसरे राज्य हैं जहां मुसलमानों को ओबीसी का रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो क्या मोदी जी ने उसको समाप्त करने का कोई प्रयास किया? क्या मेरे हिंदू पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार दिलाने का प्रयास किया? देश के साथ कैसा छलावा हो रहा है? देश की 90% जनता को यह मालूम नहीं होगा कि ऑलरेडी मुसलमानों को बैकवर्ड कम्युनिटी में रिजर्वेशन मिल रहा है। फिर क्यों आप देश के लिए टुकड़े करवाने पर तुले हुए? मालिक, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर, जिंदगी बहुत छोटी है, तो राजनीति तो अंश मात्र की है। इस राजनीतिक विद्वेषता को भुला के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी सभ्य भाषा बोलें, मधुर भाषा बोलें। हम दोनों भाई तो लड़ेंगे, फिर भी एक दूसरे से बिछड़ेंगे नहीं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं अब आपने काफी बोला, मैं भाजपा का भी प्रवक्ता नहीं हूं। भाई साहब के विचार अपनी जगह पर हैं, मैं जवाब हर बात का दे सकता हूं, लेकिन उन बातों का जवाब देने का मतलब है कि मुझे भाजपा के प्रवक्ता की तरह बिहेव करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं हूं, ना मुझे बिहेव करना है। ठीक है, मैं केवल एक ही बात बोल रहा हूं, कांग्रेस की राजनीति अपनी जगह पर है, और उनकी राजनीति उनके हिसाब से ठीक ही होगी जी। क्योंकि राजनीति के अंदर केवल एक ही काम होता है पार्टी के पास, अपने वोट बैंक को सिक्योर करना जी। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे नीति से हो, नीति से हो, ठीक है, चाहे नीति से अनीति से हो, वो आपको ज्यादा किसी भी तरह। तो अगर कांग्रेस की ये राजनीति है कि उसको बहुसंख्यकवाद की जरूरत नहीं है, उसको अल्पसंख्यकों से वोट चाहिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है,
उसमें क्या मैंने बड़ा आपसे है? प्रश्न किया था, वो क्या आपको मालूम है कि कांग्रेस की मुसलमानों नीति के को ओबीसी अंदर- में ऑलरेडी रिजर्वेशन मिला हुआ है? ऐसा प्रॉब्लम पता क्या है? जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस पॉडकास्ट को देखने वाले इस चीज को अच्छे से समझें कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कभी भी भाजपा नहीं करती है। कांग्रेस हमेशा और हमेशा केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करती है। पूरे 1 घंटे के पॉडकास्ट के अंदर मेरे मुंह से मुस्लिम शब्द नहीं निकलेगा या पॉजिटिव निकलेगा। आप लगातार इस पे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो। मैंने तो नहीं, मैं ये बात नहीं मैंने ओबीसी रिजर्वेशन की बात कही जो एक भाई कटु साहब, सत्य है। वो- लोगों को, आपको भी नहीं मालूम है, मैं- अब आप स्वीकार कर लीजिए कि कुछ मुझे राज्यों क्या मालूम में है, क्या ओबीसी नहीं को मालूम, वो छोड़ दीजिए। बैकवर्ड कास्ट में रिजर्वेशन मिला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बैकवर्ड कास्ट में रिजर्वेशन मिला हुआ है। मिला होगा, मुझे उसमें कुछ कहना तो नहीं है। अब इस चर्चा को समाप्त करते समाप्त हुए परम पिता परमात्मा से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे देश के सत्ताधीशों को इतनी सद्बुद्धि दे कि उनको अपने आत्म साक्षात्कार से, परमात्मा तो नहीं करा पाएगा, ये जानने का मौका मिले जिंदगी बहुत छोटी है, राजनीति तो एक पानी का बुलबुला है। मैंने कहा था, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, दिसंबर 1984 में जब राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस ने पेश किया था, 414 सीट मिली थी। बहुत अच्छी बात है। और आज वो 40 में सिमट गई। हो सकता है आज जो अभिमान इतना बड़ा हुआ है, जो देश के स्वस्थ संचालन की प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसको राजनीति कहना चाहिए, आज वो राजनीति विहीनता बन गई है। राजनीति शब्द से राजनीति विहीन और राजनीति विहीनता कहना, जो वर्तमान परिस्थिति है सत्ता पक्ष को देखते हुए, वो इस शब्द जरा रोचक रहेगा कि राजनीति नहीं, राजनीतिहीन कर दिया जाए। नमस्कार, फिर मुलाकात अगले पॉडकास्ट में गोयल साहब के साथ। मैं आपके विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसी संदेश के साथ मेरा नमस्कार। मैं आपके विचारों से सहमत हूं क्योंकि मैं राजस्थान पत्रिका पढ़ता था। मैं 12 साल से राजस्थान पत्रिका पढ़ता था और उसमें एडिटोरियल जो होता है, संपादकीय, उसके ऊपर लिखा हुआ आता था वॉल्टेयर की पंक्ति, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, फिर भी मैं विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। वो मैं आज भी राजस्थान पत्रिका में आता हूं। वो तो मैंने भी कहा आपको। हो सकता है मैं आपके चाहूंगा विचारों से सहमत ना कि ये हूं। पॉडकास्ट कांग्रेस तक जाए और उनको पता लगे कि उनके कितने। आप लॉलीपॉप क्यों डाल रहे हैं आप मेरे? ये लॉलीपॉप तो मुझे देखिए, मैं चाहता हूं आपको कि आप कांग्रेस के ऊपर में अब मैं इनको एक अच्छी स्पष्टीकरण पोस्ट दे पे दूं डालें। जो मैं नहीं कहना चाहता। एक स्पष्टीकरण दे दूं। ओके। जितना मैं संघ का स्वयंसेवक था, जो मैंने विद्यार्थी परिषद को अपना जीवन दिया था, जो मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने सेवा की थी संघ की, शायद यदि मैं अपने सारे सिद्धांतों को ताक पे रखकर उन्हीं की कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता, तो गोयल साहब आज आपको यह कहने की जरूरत नहीं होता मैं संबित पात्रा से आगे भाजपा का प्रवक्ता बन के बैठा होता। लेकिन मुझे सोफे में बैठने में ज्यादा आनंद है यदि मैं अपने विचारों का त्याग करके अपनी आत्मा को बेच के एक ऐसे दल के साथ चला जाऊं जो पूरी विचार शून्यता की अवस्था में आ चुका हो। नमस्कार।